हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। अभी तक हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी के 3 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा स्टार्ट होगा 4th चैप्टर मानचित्र। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के 4th चैप्टर मानचित्र को। इसके अंदर हम देखेंगे जो भी हमारा मैप है, जो हम मैप बनाते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो किस चीज़ को क्लियर आउट करते हैं, हम ये सब चीज़ें जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है कि हमने पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ा था कि ग्लोब का क्या महत्व है। हमने ये देखा था कि ग्लोब में कितनी हमने काल्पनिक रेखाओं को बना रखा है। जैसे हमारी एक यहाँ पर हमें देखने को मिलती थी कि इक्वेटर, जिसे हम विषुवत बोलते थे। साथ ही साथ ये हमारा जो हो जाता था, ये उत्तरी गोलार्ध हो जाता था, इसे हम नॉर्थ सर्कल बोलते थे और इसे हम साउथ सर्कल बोलते थे। जो नॉर्थ सर्कल था उसमें हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलती थी। साथ ही साथ जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध था उसमें हमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखने को मिलती थी। ये हमारी कैंसर कहलाती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम इसके अंदर देखेंगे। अब इस ग्लोब को तो हमने जाना, लेकिन और हम इसमें फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, ये तो हमने लैटिट्यूड्स देख ली थी, ये तो हमने कौन सी देखी थी, अक्षांश देखी थी। साथ ही साथ हमने देशांतर भी देखी थी। ठीक है, जो कि क्या कर रही थी, समय को बता रही थी, जिससे हमें किसके बारे में पता चल रहा था, ईस्ट और वेस्ट के बारे में, कि कौन सा एरिया हमारा ईस्ट और वेस्ट में आएगा, और टाइम भी हमने निकालना सीखा था। अब इसके अंदर हम क्या देखने जा रहे हैं वो पढ़ते हैं। ओके, तो इसमें अब बता रखा है हमको कि पृथ्वी का अध्ययन, हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। क्यों होता है भैया? क्योंकि देखो, आप पूरी पृथ्वी पे तो जगह जगह घूम के नहीं देख सकते हो हर चीज़ को। आप क्या करोगे, एक छोटी सी चीज़ पर क्या होगा, यहाँ पर हर चीज़ का क्या है, समावेश है। तो आप ग्लोब यूज़ कर सकते हो पूरी पृथ्वी के बारे में जानने के लिए। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में मानचित्रों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मानचित्र जो हमारे हैं वो पृथ्वी की सतह पर इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मतलब कि आप याद रखो, ये ग्लोब है, जैसी हमारी पृथ्वी है ना, उसका एक तरीके की कॉपी है, कॉपी बना दी गई है। कैसी छोटी सी जगह पे बना दी गई है, जिसकी तरह आप क्या कर सको, पूरी पृथ्वी को समझ सको। अब देखो, एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया है इसके अंदर कर, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव होगा। अब इसके अंदर देखो, हमने क्या बताया गया है कि मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाए तब एक एटलस बन जाता है। हमारे पास हमने देखा होगा कि हम एटलस की बुक लाते हैं। ठीक है, वो जो हमारी एटलस की बुक होती है ना, वो बहुत सारे मैप बताएगी। जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है ना, अफ्रीका का मैप है, तो बहुत सारे जब लाएगी तो वो हमारे किसके अंदर मिलेंगे, एटलस। जब अलग अलग मानचित्र हमें क्या बताएंगे, मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाएगा तो हम उसको क्या कह देते हैं, एटलस कह देते हैं। इसके बाद हमें क्या बताया गया कि मानचित्रों से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा तक जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ के नीचे वर्णित किया गया है। अब देखो, यहाँ पर 2 तरह के मानचित्र बता रखे हैं। एक हमारा बता रखा है भौगोलिक मानचित्र, ठीक है, जिसको हम क्या कह देते थे, फिजिकल मैप कहते थे। क्या कहते हैं, फिजिकल मैप कहते हैं। अब फिजिकल मैप क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये जो है ये क्या बताएगा, प्राकृतिक आकृतियों को बताता है। जैसे कि हमारे पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, मैदान होते हैं, नदियाँ होती हैं, महासागर होते हैं, इन सबको दर्शाने का काम करता है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। तो इस बात से याद रखना, भौतिक मतलब कि क्या, फिजिकल मैप से रिलेटेड हम क्या देखेंगे, उसमें जो हमारी प्राकृतिक आकृतियाँ हैं उन्हें देखेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं राजनीतिक मानचित्र की। मतलब हम दूसरे की बात कर रहे हैं, जो जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप।
जिसे हम क्या कह देते हैं, पॉलिटिकल मैप कहते हैं, जो कि क्या बताता है, राज्य, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने का काम करता है। तो आप अब एक बात याद रखना, दो तरह के मैप हैं, ठीक है, दो तरह के मैप हैं, जैसे कि एक तो हमारा हो गया फिजिकल मैप, जो क्या करेगा, जैसे हमारा भारत है, ठीक है। अब इस पे यहाँ पर हमें बता रहा है कि ये हिमालय क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे अलग बता रहा है ये हमारा सौराष्ट्र क्षेत्र है, यहाँ पर हमें मालवा का पठार मिल जाता है, ये यहाँ पर हमें गारो खासी जयंतियाँ, यहाँ पे हमें ये पहाड़ियाँ मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हमें डेक्कन ट्रैप मिल जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें बताता है ये हमारा किसके अंदर आएगा, फिजिकल मैप के अंदर। वहीं अगर हमारा किसकी बात करूँ कि मैं कहूँ ये वाला जो क्षेत्र है ये जम्मू कश्मीर का है, ये जो क्षेत्र है हमारा किसका है, जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि ये जो क्षेत्र आता है हमारा, इस वाला एरिया, ये मैंने कह दिया ये भैया गुजरात है, तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें राजनीतिक मानचित्र बता रहा है। तो ये दोनों अंतर हैं, ये हमारी प्राकृतिक की बताता है चीज़ों को, ये हमारी किसकी चीज़ों को बताता है, जो हमारे राज्यों को, नगरों को, शहरों को अलग अलग प्रकाशित करते हैं, उन चीज़ों को शो करता है हमारा राजनीतिक मानचित्र। अब तीसरे टाइप का बता रखा है थीमेटिक मानचित्र। अभी तक आपने ये नहीं सुना होगा, अभी तक हम सुनते आते थे फिजिकल मैप होता है भैया, एक भौतिक मैप होता है, मानचित्र होता है, एक राजनीतिक होता है, लेकिन ये थीमेटिक मानचित्र क्या आ गया अब। तो ये जो थीमेटिक मानचित्र होता है वो क्या होता है, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान कराते हैं, जैसे कुछ सड़क के बारे में बताते हैं मानचित्र, उन्हें है ना, वर्षा के बारे में बता रहे हैं, वन के बारे में बता रहे हैं, आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहेंगे, थीमेटिक मानचित्र। आपने देखा होगा हम एक मैप बनाते हैं, ठीक है, वो मैप सिर्फ हमको क्या बता रहा है, ये हमारी सड़क है और ये गई है, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, थीमेटिक में। मैं बोलूँ किसी स्पेशल चीज़ को दर्शा रहा है, रेलवे को दर्शा रहा है, तो वो भी हमारा थीमेटिक में आ जाएगा। वो एरिया को दर्शा रहा है, कौन से एरिया को, कि फॉरेस्ट एरिया को, कि हमारे यहाँ जो वन है इस वाले एरिया में हमारा ये वन मिलता है, ये वन मिलता है, उस एरिया को, वर्षा के एरिया को हमारे इस प्रदेश में या फिर इस वाले एरिया में इतनी वर्षा मिलती है। तो ऐसी चीज़ें जो दर्शाता है वो कौन दर्शाता है, थीमेटिक मानचित्र दर्शाता है, ठीक है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामांकन किया गया है। जैसे 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अब हम देखेंगे क्या दूरी है, क्या दिशा है और क्या प्रतीक है। अब देखो, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, दूरी की बात करते हैं। क्या दूरी है, पूरे विश्व या उसके एक भाग का छोटा कर कागज के एक पन्ने को दर्शाता है, उसे हमने क्या बोल दिया, मानचित्र बोल दिया। मतलब कि पूरे विश्व को हमने एक छोटे से भाग, मतलब कागज के भाग पर दर्शा दिया, वो हमारा क्या है, मानचित्र है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब इतनी बड़ी दुनिया है, कितना बड़ा संसार है, हमने क्या किया, एक उसे छोटे से पन्ने पर छाप दिया, ठीक है, कि यहाँ पर हमारा भैया ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, ये हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट पड़ जाएगा इसके पास, यहाँ एशिया कॉन्टिनेंट ये हो गया हमारा, यूरोप कॉन्टिनेंट इससे यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर हमें नॉर्थ अमेरिका मिल जाएगा, यहाँ हमें साउथ अमेरिका मिल जाएगा, यहाँ पे हमें अफ्रीका मिल जाएगा और यहाँ पे हमें ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा। तो इसको हमने एक ही पन्ने पे दर्शा दिया है ना। तो हम इसलिए ये कह सकते हैं आसानी से कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस जो है वो जो रियल में है वो रहे। ये कैसे संभव हो सकता है, तो क्या करेंगे हम, जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करते हैं, इसका हम एक उद्देश्य बनाते हैं, क्या, एक पैमाना रखते हैं। पैमाना मतलब कि हम बोल रहे हैं एक स्केल चुना जाता है, वो स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई दी गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। मतलब क्या होता है, उनके बीच का रेशियो होता है। कैसे होता है, जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच में टोटल डिफरेंस कैसा है, 10 किलोमीटर है, जिससे आप क्या करोगे, मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त करोगे। यहाँ पे ये आपको ये समझाना चाह रहा है कि देखो,
आपका जो घर है, ठीक है, आपका जो घर है, आपका जो होम है, वहाँ से स्कूल की दूरी जो हमारी है वो कितनी है, 10 किलोमीटर की है, 10 किलोमीटर की है। लेकिन यहाँ पर मानचित्र में इसे कितना दर्शाया जाएगा, 2 सेंटीमीटर का। तो यही स्केल ले लो। सपोज़ कहीं की दूरी जितनी है, जैसे 1000 किलोमीटर है, तो आपने उसको इतना किलोमीटर शो कर दिया। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर स्केल लिया जाता है। ओके, तो हमने देखा इसका उदाहरण के लिए 10 किलोमीटर दूरी है, लेकिन हमने 2 सेंटीमीटर दूरी व्यक्त कर दी। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि जो 1 सेंटीमीटर है वो किसको दर्शा रहा है, हमारे 5 किलोमीटर को। तभी तो 2 सेंटीमीटर किसको दर्शाएंगे, 10 किलोमीटर को। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 5 किलोमीटर। इस प्रकार 2 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को दर्शा रहा है। तो इसी प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रियल कुछ है, लेकिन हम उसको रेशियो के आधार पर दर्शाते हैं। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी को पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है कि जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप हैं, ठीक है, उनकी बात करें तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, जब बहुत बड़ा एरिया है तो हमने कह दिया जैसे 500 किलोमीटर है, वो किसको दर्शा रहा है, 5 सेंटीमीटर को। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है भैया कि 1 सेंटीमीटर कितने को, 100 किलोमीटर को दर्शा रहा है। तभी तो 5 सेंटीमीटर हमारा किसको दर्शाएगा, 500 किलोमीटर को। अगर आपको ये पता है तो आपको पता है कि इनकी दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो आप रियल दूरी क्या पता लगा सकते हो कि 500 किलोमीटर होगी। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। क्या कह देते हैं कि जो हमारे पास बड़ा दूरी थी उसको हमने छोटी दूरी करके शो कर दिया, लेकिन इनके बीच की जो रियल दूरी है वो वास्तविक ही रहेगी। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब सपोज़ करो कि कोई 500 मीटर की दूरी है, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा बहुत कम दूरी है, कितनी है, मात्र 500 मीटर। लेकिन अब इसको हम कैसे दर्शाएंगे, तो 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाएगा। इस प्रकार के मानचित्र को हम क्या कहते हैं, बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाला मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि देखो, किसी आपको छोटी सी चीज़ को आपने क्या कर रखा है, बहुत विस्तृत रूप में दिखा रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है इनमें ज़्यादा जानकारी होगी और इस छोटी सी चीज़ में हमें कम जानकारी मिलेगी। जबकि छोटे पैमाने वाले क्षेत्र को हम थोड़ा कम करके दर्शा देते हैं ज़्यादा एरिया को, और बड़े पैमाने में जो छोटा एरिया होता है उसको हम ज़्यादा बड़े स्केल पे दर्शा देते हैं। अब देखो, इस डायग्राम में हमें क्या दे रखा है, एक गांव का मानचित्र। अब एक गांव का मानचित्र दे रखा है, तो ये हमारा क्या दिखा रखा है, देखो ये हमारा बड़ा पैमाना कहलाएगा। कौन सा, बड़ा पैमाना। इसके अंदर हमने क्या देखा है, 1 सेंटीमीटर है, वो कितने को शो कर रहा है, 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मीटर के लिए है। कितने के लिए है, 10 मीटर के लिए है। तो अब सपोज़ करो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के लिए है, तो 50 मीटर के लिए कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दूरी को हमने कैसे दिखा दिया है, एक मानचित्र के थ्रू दिखा दिया है, जो कि हमने एक बड़े पैमाने वाला मानचित्र लिया है। अब बात करते हैं हम दिशा की। किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की। अब डायरेक्शन में देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, प्रधान दिग्बिंदु। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखो सबसे पहले हमें बता रखा है उत्तर। हमारी 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, 4 हमारी मेन जो हैं दिशाएं होती हैं। उत्तर ऊपर में और नीचे हमारा दक्षिण। ठीक है, यहाँ हमारा पश्चिम दिखेगा आपको और यहाँ आपको पूरब दिखेगा। ये जो हमारी 4 हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और हमारा पश्चिम, ये 4 हमारी जो है मेन दिशाएं हैं। अब इनके बीच का क्षेत्र जो आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, उत्तर और पूर्व के बीच है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, उत्तर पूर्व। पूरब और दक्षिण के बीच में है तो क्या है, दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पश्चिम के बीच में है तो दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसको हमने कितने डायरेक्शन से दर्शा दिया है,
1 2 3 4 5 6 7 8 8 डायरेक्शन। ये इसके कितने हैं? 8 सब डायरेक्शन हैं, लेकिन इसके 4 क्या हैं? मेन डायरेक्शन होते हैं, है ना। और उनके बीच के डायरेक्शंस को हमने इससे दर्शा दिया है। तो देखो, अधिकतम मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना दिया गया है, जिसके ऊपर उत्तर लिखा हुआ है। ये हमारी कौन सी दिशा है? नॉर्थ है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शा रहा है। यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये तीर का निशान किसको दर्शा रहा है? उत्तर दिशा को। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लग सकते हैं। अब आपको पता है ये उत्तर है, तो आपको पता है ये अगर उत्तर है तो इसके ये वाला हमारा क्या कहलाएगा? पूरब कहलाएगा। इस साइड का हमारा क्या कहलाएगा? पश्चिम कहलाएगा। और इससे नीचे का हमारा क्या कहलाएगा? दक्षिण कहलाएगा। 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को दिखाया गया है। इनको हम क्या कहते हैं? प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। ये प्रधान दिग्बिंदु हमारे कितने बता रखे हैं? 4। साथ ही साथ बीच की 4 दिशाएं अलग से होती हैं। देखो, इनके बीच में कौन सी दिखाई गई थी? उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम, और ये हमारी उत्तर पूरब। तो उत्तर पूरब हो गई, दक्षिण पूर्व हो गई, दक्षिण पश्चिम हो गई और उत्तर पश्चिम हो गई। इस बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अब चित्र हमारा 4.1 है, उससे हम क्या करेंगे? घर में सामुदायिक केंद्र, खेल के मैदान की दिशा, दुकान, इनकी सबकी दिशा पता लगानी है। तो आपने देखा था अभी जो ऊपर है, तो ऑब्वियसली आप कहोगे जो ऊपर वाला एरिया है वो हमारा उत्तर हो जाएगा, नीचे वाला एरिया है वो हमारा दक्षिण हो जाएगा, ये वाला एरिया हमारा पूरा हो जाएगा, जबकि हमारा ये वाला एरिया वेस्ट कहलाएगा, पश्चिम कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या देख रखा है? हम दिक्सूचक। ये हमारा क्या होता है? एक जो हेल्प करता है हमको, जिसको हम क्या कह देते हैं? जो हमें हेल्प कर रहा है क्या पता करने में? डायरेक्शन के लिए हेल्प कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? दिक्सूचक। की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक क्या है? यंत्र है, जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमारे हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, जैसा कि हमें ये शो किया गया है। इस डायग्राम में हमें दिक्सूचक दिखाया गया है। यहाँ पे ये हमेशा इसकी सुई किसको दिखाएंगी? उत्तर को और दक्षिण को। अब बात करते हैं प्रतीक की, है ना। ये क्या होते हैं हमारे? हमने देखा होगा बहुत सारे प्रतीक को हम यूज़ करते हैं, बहुत सारे सिंबल्स जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। 3 मेन चित्र हमने मेन चीज़ देखी थी। सबसे पहले जो हमने देखा था, अभी तो हमने जो बात करी थी वो किसकी करी थी? दिशा की, ठीक है। दूसरी क्या देखी थी? दूरी। सबसे मेन क्या थी हमारी? दूरी थी। क्या थी? दूरी। इसमें हमने देखा था किसी भी 2 क्षेत्रों की दूरी कितनी होनी चाहिए, हम उसको कैसे मैप पे मानचित्र में बना सकते हैं। उसके बाद करी हमने दिशा। हमें क्या पता होनी चाहिए? डायरेक्शन, उत्तर, पश्चिम, पूरब और दक्षिण, ये पता होना चाहिए। अब दूसरी चीज़, किस सिंबल से, किस प्रतीक से हम शो कर सकते हैं मानचित्र के ऊपर। तो हम क्या कर सकते हैं? किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की आकृतियां बना सकते हैं। जैसे भवन बनाएंगे तो हमें पता चलेगा वो घर को शो कर रहा है। सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं? अक्षरों की तो दिखाते नहीं है, इसकी जगह हम क्या करेंगे? अलग रंग या चित्रों या रेखाओं का उपयोग करके दर्शाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, इसलिए हम इन्हें शो करते हैं। अब देखते हैं हम कैसे। देखो जैसे यहाँ पर रेलवे लाइन को दिखा रखा है। बड़ी लाइन को हम ऐसे दर्शाते हैं, मीटर लाइन को इस तरह, रेलवे स्टेशन को इस तरह। इससे आप क्या याद रखोगे कि किसका क्या सिंबल है। जब भी हम एटलस और मैप को कवर करेंगे तो हमें ये सिंबल्स देखने को मिलते हैं। सड़कें, पक्की सड़क और कच्ची सड़क हमें दर्शाती है कुछ इस तरह। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तो हम सिंबल यूज़ करते हैं। ये राज्य जिला की सीमाएं तो ये नदी, कुआं, तालाब, नगर, पुल, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, इस तरह हम शो कर देते हैं। पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ लिखते हैं। पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस के लिए हम पीटीओ का यूज़ कर देते हैं और पुलिस स्टेशन के लिए पीएस यूज़ करते हैं। बस्ती कब्रिस्तान के लिए हम ये सिंबल्स यूज़ करते हैं। वहीं पेड़ और घास के लिए कुछ इस तरह का सिंबल यूज़ कर देते हैं। ठीक, अब ये क्या होती है? मानचित्रों की एक विश्वव्यापी
भाषा होती है। विश्वव्यापी मतलब पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ऐसी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है और इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम कहते हैं, ये हमारे क्या कहलाएंगे, रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं, रूढ़ प्रतीक। तो ये हमारे रूढ़ प्रतीक कहलाए जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक हमने अभी 4.3 में देखे जो हर जगह सेम है, विश्वव्यापी हैं, ठीक है, जिनको हमने विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए नीले रंग किसके लिए यूज़ करते हैं, पानी के लिए, जलाशयों के लिए। भूरा रंग किसके लिए करेंगे, पर्वतों के लिए। पीला रंग पठारों के लिए और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं हम रेखा चित्र की, मतलब जो रेखाएं बनाई जाती हैं उसकी बात करते हैं। अब इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, देखो रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रशिक्षण पर आधारित होता है। इसके अंदर क्या बता रखा है, एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। जैसे कि हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आपने अपने मित्र के घर जाना है, ठीक है, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपको मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है, मतलब एक रफ एक मैप बना के बता सकता है। इस प्रकार जो कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेखा चित्र, मानचित्र कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पे हमने किसका यूज़ नहीं किया है, पैमाने का यूज़ नहीं किया है, हमने किसी भी स्केल का यूज़ नहीं किया है, उसी को हमने एक रफली बना दिया है, उसी को हम क्या कह देते हैं, रेखा चित्र कह देते हैं, रेखा चित्र वाला मानचित्र कह देते हैं, ठीक है। अब इसमें बता रखा है खाका। खाका क्या होता है, आपने बहुत जगह सुना होगा, जो ऑफिस के काम होते हैं लाइक पटवारी और वो इन सब के, उनमें खाका वर्ड यूज़ किया जाता है। तो वो क्या होता है, देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जैसे हमारा संसार की बात कर रहे थे, हमारे अलग अलग देशों की बात कर रहे थे, तो बड़ी बड़ी चीज़ों को हम एक छोटे से, हमने बात करी थी, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटी सी चीज़ों पर दर्शाया गया था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ खाके में क्या बता रखा है हमको, खाका में एक छोटे क्षेत्र को, जब एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा जाता है तो ऐसे रेखा चित्र को हम क्या कह देते हैं, खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे हम किसी कमरे की, जैसे हम किसी बात करें खेत की जानकारी, किसी बाउंड्री की जानकारी लेनी हो या घर का खाका बनवाना हो, जैसे हमें कोई घर बनवाना हो, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका खाका तैयार करवाते हैं कि कमरे, एक कमरा ऐसे इस तरह, हमारी यहाँ किचन होनी चाहिए, गैलरी। तो वो एक क्या हुआ, हमारा एक छोटे क्षेत्र को हमने बड़े पैमाने पर खींचा है, इसलिए हमने उसका नाम क्या दे दिया है, खाका बोला है, ठीक है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र से नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र खींच सकते हैं और जिसे हम क्या कहते हैं, खाका कहा जाता है। और इस तरह हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसके हम जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें देख लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र। अभी मैंने कहा था जो मानचित्र किसी विशिष्ट चीज़ को दिखाएगा वो कौन सा कहलाएगा, थीमेटिक मानचित्र कहलाएगा। कौन सा मानचित्र कहलाएगा हमारा, थीमेटिक मानचित्र कहलाएगा। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है, आपको बहुत आसानी से पता होगा, जलाशय को दिखाने के लिए। दिक् सूचकांक का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, दूरी मापने के लिए। तो आपको पता है किसके लिए किया जाता है, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए या प्रतीकों के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है मानचित्रों के लिए इम्पॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। और इस तरह हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन हाँ हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसे हमें समझना चाहिए कि हमारे जो मैप होते हैं, मानचित्र होते हैं, वो कैसे बन के तैयार होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। हमने इसमें 3 टाइप के देखे, एक हमने भौगोलिक देखे, एक हमने राजनीतिक देखे और तीसरे हमने थीमेटिक देखे। और उसमें 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने दिशा,
दिशा, दूरी, और हमने किसकी बात करी, प्रतीकों की बात करी। खा का क्या होता है हमने ये भी जाना। तो इसमें हमें मैप के बारे में जानकारी मिली है ताकि हमें आगे मैप पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो इसी तरह हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।